तो आज के इस सेशन के अंदर में हम लोग लॉक के बारे में सब कुछ जान करके लेंगे। वैसे हमने लॉक को रिवाइज कर लिया है, लेकिन आज एकदम पूरा अच्छे से वापस ढंग से पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। एंड टू एंड पूरा का पूरा लॉक आज खत्म हो जाएगा। तो इस एक ही वीडियो के अंदर में पूरा का पूरा लॉक आपको मिल जाएगा। जॉन लॉक। अगेन, किसी भी थिंकर को समझना है तो उसका सबसे पहले स्पेस और टाइम। तो स्पेस क्या है? इंग्लैंड। वही हॉब्स का भी स्पेस क्या था? इंग्लैंड था। टाइम जो है वो थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, लेकिन हॉब्स उस समय में बूढ़े होंगे जब ये बच्चे होंगे। ठीक है। 1632 में इनका बर्थ है। वही अगर हम हॉब्स की बात करें तो 1588 में उनका बर्थ है। 1588 और ये 1632, मतलब लगभग लगभग 12 + 32। ठीक है, कितना हो गया? 44। बराबर ना? 44 साल बड़े थे वो कि जब ये हॉब्स 44 ईयर्स के थे, तो ये सिर्फ और सिर्फ पैदा हुए थे। ओके। और इसके बाद में फिर इन्होंने भी एक रिवॉल्यूशन देखा था, जो हॉब्स ने रिवॉल्यूशन देखा था। लेकिन ये उस समय में टीनेजर होंगे, हार्डली 10 साल के होंगे। 1642 के अंदर में वो रिवॉल्यूशन शुरू होता है, लगभग 48 तक चलता है। वो पूरा अराजकता का पीरियड है। लेकिन बच्चे होने की वजह से शायद से उनको उतना समझ में नहीं आया होगा। एनीवेज, ये भी ऑक्सफोर्ड गए थे क्या? बिल्कुल गए थे। स्कॉलर थे। ठीक है। इनफैक्ट इनके फादर जो है वो एक ऑलरेडी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थे। ही वॉज फिजिशियन। और तो उधर से ही इन्होंने भी ये सब सीखा, वहां जाकर के फिजिशियन, मैथमेटिक्स वगैरह सब कुछ इन्होंने सीखा हुआ था। इन्होंने भी ये फिलोसॉफी, जिसके अंदर में एरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह इन्होंने भी पढ़ा था। बट इन सब में उनको मजा नहीं आया इतना। ओके। और बाद में फिर पॉलिटिक्स में एसोसिएट होते हैं, खास करके एक एमपी है। ठीक है, एशले नाम था उनका, तो उस एमपी के साथ में एसोसिएट हो जाते हैं। ये एक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने आज भी, वो पार्टी काफी फेमस पार्टी है, विग्स पार्टी नाम की पार्टी फॉर्म की थी। ठीक है, ये पार्टी ही पार्लियामेंट में उन्होंने बनाई थी। तो उस पार्टी से एसोसिएटेड थे, ऑब्वियसली उनका काम करते थे, तो उनके असिस्टेंट है अभी ये। और जब इनके असिस्टेंट है तो फिर जो भी उनका काम होगा वो पीछे कुछ फ्रेमिंग है और डॉक्यूमेंटेशन का काम है, तो ये सब वो खुद जॉन लॉक ही किया करते थे। तो जॉन लॉक जो है इसीलिए फिर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड भी थे कि जिस समय में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्वियसली 1488 की, सॉरी 1688 की। तो 1688 में जब ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो इन्होंने अपने पीरियड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन देखा। जब वो समझदारी वाले उम्र के अंदर में थे तब वो 1688 आ चुका था। तो उस समय में तो उन्होंने एकदम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन देखा, जिसमें जिसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्यों ब्लडलेस रिवॉल्यूशन? तो उस समय का जो किंग था वहां का, जेम्स 2, तो उसने अपने आप से वॉलंटरली सारे की सारी जो थ्रोन है उसको एब्डिकेट कर दिया था। और उसके जगह पे फिर विलियम ऑफ ऑरेंज को नए से बिठाया गया। और ये जो थे वो प्रोटेस्टेंट। तो यहाँ पे अभी भी, मतलब जो जैसा हम लोग हॉब्स के पीरियड में देख रहे थे कि प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथoliसिज्म, इसमें जो झगड़ा चल रहा है वो आगे भी चलता है। उसके आगे भी देखते हैं हम लोग कि भाई ऑलिवर क्रॉमवेल जब तक होते हैं तब तक सही है, फिर उसके बेटे को बिठाते हैं लेकिन वो ज्यादा नहीं टिकता है, तो फिर वापस से इसी के, जो चार्ल्स 1 जिसको बिहेड किया गया था 1642 में, उसी के बेटे को वापस बुलाता है। लेकिन उसका बेटा दिखाने के लिए दिखावा जरूर कर रहा है कि भाई हाँ मैं तो जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही। पीछे पीछे प्लॉटिंग कर रहा था कि वो कैथलिक बनना चाहता है। इनफैक्ट मरते समय में वो कैथलिक मरा था। मतलब मरते समय में वो बोला कि भाई मेरे जो राइट्स वगैरह है मुझे वापस से कैथलिसिज्म में कन्वर्ट कर देना। तो ऐसा सब हुआ। और फिर उसका खुद का ये जो अगला, जो उसका बेटा तो नहीं था लेकिन शायद से भाई वगैरह, तो जेम्स 2 आता है। अब ये जेम्स 2 जैसे ही आता है तो ये वापस कैथolicism ले आता है। और इन लोग क्या होता था कि कैथलिक होने के बाद में फिर सिर्फ हर जगह पे अपने कैथलिक लोगों को बिठा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो पार्लियामेंट फिर वहां पर बैठती थी और पार्लियामेंट के अंदर में ये एमपी थे, ये एकदम इसको अपोज करते थे। ये बोले गलत है कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया कि आप लोग कैथलिक लोगों को नहीं ले सकते हो, लेकिन जानबूझ करके प्रोटेस्टेंट लोगों को हटा करके कैथलिक लोगों को लिया जा रहा था। और दिख रहा था कि कहीं ना कहीं फिर मिलिट्री को अगर कल को करना पड़े तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इन्हीं सबके अगेंस्ट में ऑब्वियसली ये भी आवाज उठा रहे थे। ठीक है, ये आवाज उठा रहे थे और इनके थ्रू उठा रहे थे। फिर जब ऑब्वियसली जब जेम्स 2 इतना पावरफुल हो जाता है कि वो इन सबको एग्जीक्यूट करता है, तो ये भाग जाता है। ये जॉन लॉक जो है वो भाग जाता है। भाग करके कहाँ आता है? तो भाग करके ऑब्वियसली डच। तो डच एम्पायर भी हुआ करता था। तो अब डच एम्पायर का क्या कंपल्शन है ना? तो देखो,
कि क्यों यहां पर डच एम्पायर चाहता है। तो अब अगर हम लोग यूरोप देखें तो मान लीजिए ये अपना यूके है। ओके, तो इस तरीके से अगर हम लोग यूरोप वगैरह देखें तो यहाँ पर ये फ्रांस है। ठीक है, तो ये फ्रांस के अंदर में ऑलरेडी यहाँ पर कैथलिक्स थे और यहाँ पे कैथलिक किंग हुआ करता था। अब ले दे करके इंग्लैंड के अंदर में यहाँ पर प्रोटेस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर प्रोटेस्टेंट है, लेकिन प्रोटेस्टेंट एकदम फिक्स्ड है क्या? नहीं। कभी प्रोटेस्टेंट आ रहे, कभी कैथलिक आ रहे, कभी प्रोटेस्टेंट आ रहे, कभी कैथलिक आ रहे। अब इन लोग प्रोटेस्टेंट ही रहना चाहते हैं क्योंकि रिलीजन भी इजी है और मस्त है। ठीक है। अब इसी फ्रेंच एम्पायर का जो दुश्मन है वो ऊपर में है, जिसको हम लोग कहेंगे डच एम्पायर। तो ये डच एम्पायर जो है ये भी प्रोटेस्टेंट है। और अब क्या होता है कि देखो, फ्रांस हर बार यहाँ के कैथलिक्स को सपोर्ट करेगा और डच एम्पायर हमेशा यहाँ के प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करेगा। तो मजेदार बात है, जो 1688 के अंदर में जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो जब हुआ था तो उसके अंदर में ये जेम्स टू ने फुल एकदम लोगों को दबाया वगैरह सब कुछ किया। उसको सपोर्ट डच एम्पायर से मिलता है उसके अगेंस्ट में, मतलब जो इसके अगेंस्ट में थे वो पार्लियामेंटेरियंस थे, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस प्रोटेस्टेंट रिलीजन को चाहते हैं। तो इन पार्लियामेंटेरियंस को सपोर्ट डच से मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रांस है इसकी नजर है इस एरियाज पर, और इसको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, और वो चाहता है कि अगर यहां पर अगर कैथलिक किंग या क्वीन अगर आ जाते हैं तो कल को मेरा ही सर्वाइवल खतरे में हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों दोस्त बन जाएंगे। मतलब यहां पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी गेम प्ले कर रही है। और जैसा हमारे बैटल ऑफ प्लासी के अंदर में हुआ था कि जो मीर जाफर था वो अपनी आर्मी लेकर के ही नहीं आया, ऐसा ही कुछ इवन यहां पर जेम्स टू के साथ में होता है कि विलियम ऑफ ऑरेंज जब यहां से हमला करते हुए ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के अंदर में, तो ये भी अपनी आर्मी वार्मी लेकर के खड़ा था। इसने यहाँ से शिप वगैरह भेजे, 40,000 लोग इसने आर्मी के तौर पर भेजे थे। ये भी यहाँ पर जेम्स टू जो है वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के पीरियड में अपने लोग लेकर के बैठा है। ठीक है, कि आजा भाई तू आजा, सामने आमने सामने आजा, देखता हूं तेरे को मैं। देखता हूं क्या, जेम्स टू के ही खुद के ही जो कमांडर्स थे वो सारे के सारे पीछे हट गए, ये छोड़ के चले गए, ये छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गया। लास्ट में जेम्स टू अकेला बचा। जेम्स टू बोला कि अब जिंदगी अगर मुझे बचानी है तो मुझे भागना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग रहा था तो उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद में फिर इसको एग्जाइल दिया। तो एग्जाइल भी कैसा हुआ कि इसको सीधा फिर फ्रांस ही भेज दिया और फिर वो फ्रांस में ही मरा। तो इससे हुआ क्या कि इसी पीरियड में फिर पार्लियामेंट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। पार्लियामेंट जो है इस इवेंट के बाद में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि अब फिर पार्लियामेंट ने ऐसे कुछ लॉज बना दिए कि अब से तुमको हर एक हमारी बात माननी पड़ेगी, जो भी किंग होगा उसको। और फिर हम देखते भी कि पार्लियामेंट जैसे ही पावरफुल होती है तो फिर वो आगे और अपना एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर भी जो बढ़ाता है। तो लॉक के पीरियड में और इन सब में ऑब्वियसली अब ये भी बात है कि अगर जब यहां पर प्रोटेस्टेंट लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा तो लॉक भाग करके कहाँ जाएंगे? डच टेरिटरीज में। और मजेदार बात है कि लॉक जो है ना, उन्होंने अपने जो बुक्स लिखे हुए थे वो हमेशा एनोनिमिटी में लिखे हुए थे। मतलब लोगों को पता है कि ये इसने लिखा है, लेकिन एनोनिमसली उन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इसके पहले ऐसा जिसने लिखा है उसका क्या हश्र होता है, उनको जला देते हैं, उनको मार देते हैं। और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिख रहे हो तुम, किंग के अगेंस्ट में लिख रहे हो, क्योंकि किंग की पावर लिमिट करने की बात कर रहे हो ना। तो ऑब्वियसली किंग थोड़ी ना चुप बैठेगा। एनोनिमसली लिखा है, लेकिन पता है सबको, इतनी एनोनिमिटी की किसने किया है सबको पता है। ऐसा वो तो फिर बाद में, फिर उनके मरने के बाद में सबने उनके नाम से पब्लिश किए। तो वो जो हम लोग बुक देखते हैं ना, तो वो बुक ऐसे ही मतलब एनोनिमसली लिखी हुई, लेकिन सबको पता है कि किसने लिखी हुई है। एनीवेज, तो इनके ऊपर में सवाल भी बहुत सारे आए हैं। लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे सवाल आया है, उसके लिबरलिज्म का फादर बोल सकते हैं कि उस पर सवाल आया है। assertion that Laslet, that Filmer and not Hobbes was the main antagonist of the Locke। तो मतलब एक हम लोग जो है वो ये वाला आज इसका इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 2013 में पूछा था। लास्लेट नाम का एक थिंकर है, पीटर लास्लेट। ये पीटर लास्लेट कहता है कि लॉक का मेन एंटागोनिस्ट, मतलब उसका जो विलन है वो फिल्मर था, ना कि हॉब्स था। ठीक है, तो ये बात सच है या नहीं है? क्योंकि कुछ लोग क्या कहेंगे कि देखो, फिल्मर को जानबूझ करके इसलिए क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो हॉब्स जैसी बातें करता था, और हॉब्स को तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि लेवियाथन बैंड थी। अगर लेवियाथन बैंड थी और लेवियाथन को तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो, इसका मतलब तुमने वो पढ़ी। समझ रहे हो?
वो वाली बात हो गई कि चोर जो है वो बोल रहा है कि मेरे साथ में दूसरे चोर ने दगाबाजी कर दी, और वो पुलिस स्टेशन जा रहा है बताने के लिए कि इसने चोरी की मेरे साथ में। बोले क्या हुआ? तो हम लोग एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे, उस ज्वेलरी की दुकान में जा करके हमने 1 करोड़ का माल चुराया। बात हुई थी कि 50% मेरे को मिलेगा, 50% उसको मिलेगा, लेकिन वो पूरा का पूरा लेकर के भाग गया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो ये वाली बात अगर आप पुलिस स्टेशन में जा करके बताओगे तो फिर भी तुमको अरेस्ट कर लिया जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है कि पीटर लास्लेट बोलता है कि हॉब्स को जानबूझ के क्रिटिसाइज नहीं किया, हॉब्स का नाम नहीं लिया। रीजन बीइंग, वो बोले कि अगर हॉब्स का नाम लेते तो इसका मतलब है कि जो एक बैंड बुक है वो आपने पढ़ी। ठीक है, एक बैंड बुक है वो आपने पढ़ी, तभी तो आपको पता चला ना कि लेवियाथन में लिखा क्या है। तो ऐसा, तो इसके लिए फिर बोले डायरेक्टली उन्होंने हॉब्स के ऊपर में कमेंट्री नहीं की, रादर फिल्मर के ऊपर में डायरेक्टली कमेंट्री की, क्योंकि दोनों के आइडियाज सेम थे। बट एनीवेज, उसके सारे तथ्य हम लोग जो है वो आगे देखेंगे। देन कम्स लॉक इज इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट। एज आई सेड, फॉर हॉब्स वी से हॉब्स इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। बहुत अच्छे इंडिविजुअलिस्ट हो। व्हाई? रीजन आर टू, कि एक मेथोडोलॉजिकल सेंस में रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड यूज करके उन्होंने प्रूव किया कि मैन जो मटेरियलिस्ट है, यूटिलिटेरियन है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, और उसको सिर्फ अपने प्लेजर और पेन ही समझ में आते हैं। रीजन उसके अंदर में यूटिलिटी को लेकर के है। तो उन्होंने ये बताया, मेथड से बताया, और दूसरा उन्होंने कहा कि नॉर्मेटिव सेंस में उन्होंने कहा कि इट इज एथिकली नॉट रॉन्ग, जस्ट लाइक इट इज नो सिन फॉर अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड सन। इसमें कोई गलत बात नहीं कि इंडिविजुअल अपने बारे में सोचे, उसका काम है ये सोचना। तो इसीलिए हम लोग हॉब्स को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट बोलते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ है? हॉब्स इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट, ही इज ओनली इंडिविजुअलिस्ट इन एजम्पशन। इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअल से प्रोटेक्ट करने के लिए ही क्रिएट्स एन एब्सोल्यूट स्टेट, और इसीलिए हम कहते हैं कि भाई एब्सोल्यूटिज्म तुम्हारे कंक्लूजन में आता है। तो आउट एंड आउट तुम तो इंडिविजुअलिस्ट नहीं हो, बट लॉक की बात अगर हम लोग करेंगे तो लॉक हर एक चीज इंडिविजुअल को देता है। एजम्पशन में भी इंडिविजुअलिस्ट है और कंक्लूजन में भी इंडिविजुअलिस्ट है, इसलिए हम उसको आउट एंड आउट इंडिविजुअलिस्ट कहते हैं। ठीक है। फिर अगेन द कमेंट ऑन द great and chief aim of man's uniting into commonwealth and putting themselves under the government is preservation of property. We all know how much Locke loves property. उसने कहा था कि प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है। यस। तो ये वाली बात है। फिर द एंड ऑफ लॉ इज नॉट टू एबॉलिश और रिस्ट्रेन बट टू प्रिजर्व एंड एनलार्ज द फ्रीडम, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ये बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात हो रही है। ओके। तो जॉन लॉक जो है, मैंने आपको बताया कि जॉन लॉक ये इंग्लैंड में है। बुक जो है उनकी फेमस जो है वो है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे ध्यान रखना, टू ट्रीटाइजेस है ना कि ट्रीटीज है। आप लोग जो ट्रीटीज वगैरह लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ट्रीटाइज का मतलब होता है बुक लिखना। ट्रीटाइज देखो यहाँ पे सारे का सारा जो गेम है वो यहाँ है, ट्रीटाइज लिखा हुआ है। तो टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में वो दो ट्रीटाइजेस लिखता है, जिसके अंदर में फर्स्ट जो है वो रॉबर्ट फिल्मर को क्रिटिसाइज करने में लिखाता है, और सेकंड के अंदर में वो बताता है कि भाई देखो, ट्रू ओरिजिनल एक्सटेंट एंड एंड ऑफ द सिविल गवर्नमेंट क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से दो एंड है। तो पहले के अंदर में रॉबर्ट फिल्मर को क्रिटिसाइज करेंगे, और दूसरे के अंदर में अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट से किस तरीके की सिविल गवर्नमेंट बनानी है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये उनकी फेमस बुक। ठीक है। फिर उसके बाद में उसको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं। बहुत सारे जो आगे जाकर के जो थिंकर्स आएंगे जो मार्क्सिस्ट हैं उन लोग उसको बुर्जुआ बोलते हैं। सीबी मैकफरसन उनको पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का स्कॉलर कहते हैं। कि सीबी मैकफरसन कनाडा के एक फिलोसोफर है। बेसिकली ही वॉज नॉट कंप्लीटली मार्क्सिस्ट, बट उसकी लेफ्ट आइडियोलॉजी थी। तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले ही वॉज सेइंग कि मतलब इसका मेन ओरिजिनेशन कहाँ है, ये कैपिटलिज्म जो है इसका ओरिजिनेशन कहाँ है। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे दिखता है कि भले ही हॉब्स ने मोनार्की बनाने की कोशिश की, भले ही लॉक ने इस तरीके से लिमिटेड सिविल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की, बट एट द बैक कैपिटलिज्म वर वर्किंग। बोले कैपिटलिज्म जो है वो काम कर रहा था। तो कैपिटलिस्टिक साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करने का काम चल रहा है कि भाई इंडिविजुअल मतलब मैंने, कैपिटल इंडिविजुअल, और उसमें भी पॉजेसिव मतलब कि जो कुछ है वो मैंने ही किया है, मेरे ही एबिलिटी से किया है, मैंने ही उसको सेल करके, मेरी ही कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो जितना एफिशिएंट है उसको उतना मिले।
तो ये सब बातें बोले लॉक से और हॉब्स में हमको ऑलरेडी दिखाई देती है, और वहीं से कैपिटलिज्म का ओरिजिनेशन है कि आज जो है ये एक मतलब कॉमन सेंस बन गया है। तो वो ओरिजिनेशन ट्रेस करते समय में ऐसा बोलता है, आगे देखेंगे इसको। ठीक है, तो पॉजेसिव का मतलब है कि इट इज फिलोसॉफी ऑफ प्रॉपर्टी क्लास, दे बिलीव दैट वॉट एवर मैन possesses solely because of his own efforts and there is no role of society, hence there is no obligation or of individual to pay back to society। ठीक है, and they have notion that individuals are essentially the owners of themselves and their own capacities owing nothing to society। ऐसे लोग जो होते हैं उनको हम लोग पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट का ही थिंकर बोलते हैं, बट एनीवेज he is father of separation of power, he is father of theory of natural right, due process of law, theory of toleration, religious freedom, and also father of limited government। ये सब हमको लॉक के अंदर में दिखाई देता है। ओके, एक एक करके इन सब कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। तो बैकग्राउंड के अंदर में एज आई सेड कि ग्लोरियस रिवोल्यूशन चल रहा है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या हुआ है कि अगेन पार्लियामेंट की पावर्स को रेस्ट्रिक्ट करने का काम जो है वो किंग कर रहा है। किंग वहां पर जेम्स टू है, और जेम्स टू के अगेंस्ट में, ठीक है, विलियम ऑफ ऑरेंज जो कि डच का है, वो अपनी आर्मी वगैरह भेजता है। ओके, और इसी बीच में होता यह है कि कोई वॉर नहीं होता है। ये भी अपने 40,000 मैन रेज करता है, ये भी 40,000 मैन रेज करता है, बट दे डोंट फाइट बिकॉज जेम्स टू के लोग जो भाग जाते हैं वो प्रोटेस्टेंट के साइड में आ जाते हैं। और फिर हम लोग जो देखते हैं कि वो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कि 1688 का। ओके, और फिर हम लोग इंग्लैंड को हारते हुए यहाँ पर देखते हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्टेंट डॉटर जो मैरी थी और डच हस्बैंड जो विलियम ऑफ ऑरेंज था उसको वापस से यहाँ पर किंग एंड क्वीन वगैरह बना दिया जाता है। और अगेन इसके भी मोटिव जो रिलीजियस वगैरह सारे के सारे हुआ करते हैं, लेकिन इधर जो हम लोग देखते हैं कि कैसे किंग को हटा दिया जाता है और प्लस कोई नहीं दिखता है, तो इससे कहीं ना कहीं लॉक को लगता है कि जितना हॉब्स जो गलत बात कहता है ह्यूमन नेचर के बारे में वैसा नहीं है। ठीक है, बोले कि ह्यूमन नेचर को समझता है। ह्यूमन जो है उसके पास में सेल्फ इंटरेस्ट है, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट कैसा है? एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट है। ठीक है, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट है। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि मुझे दूसरों को उनके हेल्थ, लिबर्टी और उनके लाइफ के अंदर में मैं इंटरवीन करूं। मेरा सेल्फ इंटरेस्ट मुझे समझता है, दूसरों का भी इंटरेस्ट मुझे समझता है। तो ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है लॉक को। हॉब्स के केस में उसको वहां पर जो प्यूरिटन रिवॉल्यूशन हुआ था 1642 जो इतना ब्लडी था, जिसमें इवन राजा चार्ल्स वन को, उसकी रानी को एकदम पब्लिकली प्रोसिक्यूट किया जाता है, मारा जाता है, और उसके बाद में भी एनार्की ही हम लोगों को हर तरफ में दिखाई देती है, और तब सिक्योरिटी ऑफ लाइफ भी नहीं थी। तो वो उसी इसलिए फिर लेवियाथन जो है वो इतना हार्श है। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्लियरली यहाँ पर जो है वो दिखाई देता है। एनीवेज, वर्क्स की अगर हम लोग बात करें तो वर्क्स में हमने कहा कि टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा हम लोग इसके बारे में कहते हैं। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइजेस में फर्स्ट ट्रीटाइज में ही विल बी क्रिटिसाइजिंग सर रॉबर्ट फिल्मर। अब रॉबर्ट फिल्मर कौन है? तो रॉबर्ट फिल्मर पेट्रियार्का नाम की बुक के ऑथर है, उस समय में बहुत इनका नाम हुआ करता था। और ही इज क्रिटिक ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरीके से हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन शुरू की थी, बाद में फिर बहुत सारे लोग उसको ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे, तो ही क्रिटिसाइजेस सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो बोलता है कि ये फालतू है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से कुछ नहीं होता है, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ साइन नहीं किया था, उसका कोई एविडेंस नहीं है। बोले सीधी सी बात है, एडम को सबसे पहले बनाया था और एडम के पास में एब्सोल्यूट पावर है, हम सब उसके बच्चे हैं। एंड ही जस्टिफाइड द स्टेट एब्सोल्यूटिज्म। वो बोलता है कि हम लोग जो है वो फैमिली ऑफ, हम लोग जो एक फैमिली है, और इस फैमिली के अंदर में जो एक फादर की अथॉरिटी होती है बच्चों के ऊपर में, वैसे ही किंग की अथॉरिटी होगी अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर में। तो क्लियरली बोलता है, बोले पैटर्नल अथॉरिटी है, इसीलिए नाम भी क्या रखा बुक का नाम? पेट्रियार्का। ठीक है, तो उनका क्लियर कहना था कि पैटर्नल पावर है और हेरिडिटरी बेसिस ऑफ किंगशिप होती है, ये सब बातें उन्होंने कही। तो पहला कंसेप्ट उनका ये है। दूसरा कंसेप्ट है कि भाई इस तरीके का कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होता ही नहीं है। कि पहली बात तो हिस्ट्री में कोई एविडेंसेस नहीं है कि इस तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और दूसरी बात अगर मान लो हुआ भी, तो जिन लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया उनके ऊपर में क्यों थोप रहे हो? तो हम चार लोगों ने अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो हम लोगों के ऊपर मत थोपो। अच्छा, हमारे ऊपर तो थोपो ही मत, इसके आगे जो भविष्य में आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर में क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थोप रहे हो? तो ये
ये गलत है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी बेसिस। प्लस ही वॉज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग द एंटरप्रेन्योरशिप। ही सेज कि भाई जो प्रॉपर्टी तुमको इनहेरिटेंस से मिलती है वही सही है, जो कैपिटलिज्म के थ्रू जो प्रॉपर्टी जनरेट कर रहे हो वो गलत है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, फिल्मर जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज अपनी बुक पेट्रियार्का के अंदर में रखता है, और लॉक जो है वो इन सब पॉइंट्स को क्रिटिसाइज करता है। वो कहता है कि देखो अगर तुम इस चीज का एविडेंस देते हो, इस चीज का हमसे एविडेंस मांग रहे हो कि हिस्ट्री में कहीं पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो हम भी तुमसे ये पूछते हैं कि जो तुमने कहा कि एडम को भगवान ने पावर दी थी, प्रूफ बताओ। दूसरा, अगर मान भी लो कि एडम को भगवान ने सबसे पहली पावर दी थी एंड ही वॉज द फर्स्ट मैन, जैसे हमारे यहां पर मनु थे, तो इतने सारे किंग हैं, उनमें से रियल एडम कौन? रियल एडम कौन? ठीक है। तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉक वी डोंट हैव एनी एविडेंस दैट स्टेट वाज क्रिएटेड बाय गॉड, एंड इवन इफ वी अज्यूम कि ठीक है भाई हुआ और गॉड ने उसको दिया, तो इतने सारे उसमें से रियल एडम कौन है? और वो एक फंडामेंटल डिफरेंस बताते हैं कि सुनो, फैमिली के अंदर में लोग अपने फादर की बात इसलिए सुनते बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन देम, पेरेंट्स के ऊपर में डिपेंडेंट है। अगर बच्चे डिपेंडेंट है, तब तक फिर उनकी सारी बात माननी पड़ती है। भाई पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं, इसलिए अगर मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए मुझे हर बार फादर से मांगना पड़ेगा पैसा। और इसीलिए अगर मैं गोवा जाऊं, ये पूछने के लिए भी तुमको फादर से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। बट द डे यू स्टार्ट अर्निंग, तुम्हारी डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और डिपेंडेंसी जब खत्म होने लगती है तो अब वो आपको किसी चीज के लिए मना करे तो भी वो आप करोगे। जैसे मेरे पिताजी की इच्छा नहीं थी सिंगापुर चलने की, वो बोले अरे इतने सारे पैसे वेस्ट होंगे वगैरह। बट बात यह है कि पैसे उनके नहीं थे ना। अगर उनके पैसे होते तो मुझे उनकी पूरी एब्सोल्यूट अथॉरिटी माननी पड़ती। पैसे ही वही दे रहे हैं और वही मना कर रहे हैं कि नहीं जाना, पैसे खर्च हो रहे हैं, तो फिर थोड़ी नहीं चल पाते थे। बट पैसे मेरे हैं, और जब मेरे पैसे लग रहे हैं तो उस समय में मेरे पास में फ्रीडम है। अब टिकट बुक कर दिया, क्या करोगे आप? और जो पैसे के बारे में इतना सोच रहा है, अब जब बुक होने के बाद में फिर वो तुम थोड़ी ना छोड़ोगे कि लाख लाख रुपए की बुकिंग हो गई और तुम बोल रहे नहीं मैं तो नहीं आता, मैंने बोला था मेरे को मत लेके जाओ, फिर भी तुम लेके जा रहे हो, तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है। एनीवेज, तो लॉक जो है वो यही बात कहता है कि चिल्ड्रन आर कंप्लीटली डिपेंडेंट, लेकिन सिटीजन्स, एडल्ट सिटीजन जो है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टेट। और अगर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर तुम्हारी बात ही क्यों हम लोग माने? ओके। तो इसीलिए फिर वो कहते हैं कि अथॉरिटी ऑफ स्टेट का फिर क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है? अथॉरिटी ऑफ स्टेट का जस्टिफिकेशन वो कहता है सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, एंड दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। यस। लेकिन वो प्लेटो के रेफरेंस में था और ये पेट्रियार्का के रेफरेंस में, ऐसा उसका रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है। ठीक है। फिर जो है वो हम लोग देखते हैं। अब देखो, ये तो ये तो लॉक का पहला पार्ट है ना, बुक का फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्या कर रहे हो, पॉइंट बाय पॉइंट क्रिटिसाइज कर रहे हो पेट्रियार्का को। सेकंड जो है, वो ट्रीटाइज के अंदर में सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब आता है तो हम लोग हमेशा तीन चीजें देखते हैं। कौन कौन सी? ह्यूमन नेचर, सेकंड स्टेट ऑफ नेचर, और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीफली हॉब्स को वापस याद करते हैं। हॉब्स के हिसाब से ह्यूमन नेचर कैसा है? वो कहता है सेल्फिश है, मटेरियलिस्टिक है, यूटिलिटेरियन है। ठीक है। और उसको सिर्फ प्लेजर पेन समझ में आता है, और वो भी सिर्फ खुद के समझ में आते हैं। ठीक है। तो वो कहता है कि ह्यूमंस ऐसे ही है। लेकिन यहीं पर हम लोग देखते हैं कि लॉक जो है लॉक जो है वो ह्यूमन नेचर को अलग से डिफाइन करता है। ठीक है। अच्छा, हम लोग लॉक को लॉक प्रोनाउंस करते हैं, ना कि लॉके। उसकी स्पेलिंग लॉके है।
और कभी कभी हम लॉक प्रोनाउंस करते करते अपनी इतनी आदत हो जाती कि हम लोग ई लगाना भूल जाते, तो लॉक भी लिख करके मत आ जाना। ठीक है। तो ह्यूमन नेचर जो है, वो बोले कि सेल्फिश है, मटेरियलिस्टिक है, यूटिलिटेरियन है। लोग बोले झूठ मत बोल। तो हॉब्स ने क्या कहा? हॉब्स ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम लॉक क्यों लगाते हो? अब ये वाला लॉक जो है वो यहां पर आता है। और ये लॉक, लॉक मतलब ताला। यहां पर हम लोग ताले की बात कर रहे हैं कि अगर तुम कहते हो कि ह्यूमन नेचर अच्छा है, ह्यूमन नेचर इज ऑल गुड, तो फिर तुम बाहर जाते समय में घर को ताला लगा करके क्यों जाते हो, या रात को सोते समय में तुम लोग कुंडी लगा करके सोते हो? इसका मतलब तुम्हारे अंदर में डर है, डर है, तुम्हारे अंदर में भय है, और तुम्हें पता है कि ह्यूमन जो है वो इसेंशियली गुड नहीं है, सेल्फ इंटरेस्टेड लोग हैं, और वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तो तुम लॉक लगा रहे हो। लेकिन लॉक जो है वो ये कहता है कि नहीं, हमारे इंटरेस्ट है, लेकिन हमारे साथ में हमारे कैसे है, एनलाइटेंड, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट है हमारे। मतलब हम लोग इवन दूसरों के बारे में सोचते हैं। हम लोगों को पता है, क्योंकि अब देखो सीधी सी बात है कि इसके पीरियड में क्या चल रहा है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। इसने देखा कि ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ है। और इसके पीरियड में इसने क्या देखा है, इसने सिर्फ अफरा तफरी और प्यूरिटन रिवॉल्यूशन देखा है 1642 का। तो यहां पर इसका स्वाभाविक है इस तरीके से मानना। और लॉक जो है वो कहता है नहीं, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट है। उसका स्वाभाविक है मानना कि वहां पे किंग ने छोड़ दिया और बिना फालतू झगड़े नहीं हुए। तो वो कहता है मैन जो है वो इसेंशियली गुड है, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट है, और उसको अक्ल है कि नॉट टू हार्म अदर्स इन देयर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। बोले अक्ल है उसके अंदर में इतनी कि उनको डू नॉट हार्म अदर पीपल इन टू दिस। अब देखो, जब स्टेट ऑफ नेचर की बात आती है तो स्टेट ऑफ नेचर क्या, जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ कंप्लीट गवर्नेंस, एनार्की जिसको बोलेंगे। अगर एनार्की की सिचुएशन है तो हॉब्स का कहना है कि ऐसे कंडीशन के अंदर में इट विल बी वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर इज नॉट वेरी गुड, स्टेट ऑफ नेचर इज नॉट वेरी कोऑपरेटिव, रादर सब लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। वाई? क्योंकि मैन मटेरियलिस्ट है, यूटिलिटेरियन है। व्हाट मैन वांट्स? मैन वांट्स हैप्पीनेस, वन वांट्स टू एंजॉय। एंजॉय के लिए तुमको क्या चाहिए? रिसोर्सेस चाहिए। रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड। वांट्स कितनी है तुम्हारी? अनलिमिटेड। तो वांट्स तुम्हारी अनलिमिटेड, रिसोर्सेस तुम्हारे लिमिटेड। और तुमको जब ये ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए हैप्पीनेस के लिए, प्लेजर के लिए, तो तुम नहीं पा पाओगे, तो दैट टाइम यू विल इंक्रीज योर पावर। और जब तुम अपनी पावर बढ़ाने जाओगे तो दूसरे भी अपनी पावर बढ़ाएंगे, और सिर्फ हम लोग एक दूसरे में लड़ाई देखेंगे। एंड दैट इज व्हाई देयर विल बी नो डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, लेटर, लिटरेशन एंड नेविगेशन, लिटरेचर एंड नेविगेशन। तो ये इस तरीके से यहां पर स्टेट ऑफ नेचर की बात करता है। और दूसरा जो है यहां पर, अब हॉब्स लॉक जो है वो आता है, वो कहता है देखो देखो देखो, मेरा ह्यूमन इतना पेसिमिस्टिक नहीं है, मेरा ह्यूमन एकदम ऑप्टिमिस्टिक है। और इसीलिए मेरा जो स्टेट ऑफ नेचर है एकदम पीसफुल है। इसके अंदर में मस्त पीस है। ठीक है। गुडविल है लोगों के बीच में। इतना ही नहीं, इवन एक दूसरे के अंदर में म्यूचुअल असिस्टेंस वगैरह भी हम लोग देख रहे हैं कि भाई सब लोग जो है वो एकदम अच्छे से जी रहे हैं अपनी जिंदगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई लफड़े नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। और हर कोई, किसी को अक्कल एक दूसरे को हार्म नहीं करते हैं। अब सीधी सी बात है, ये स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आने के लिए, जो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, इससे बाहर आने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट से वो बेसिकली एक पर्सन या फिर असेंबली ऑफ पर्सन जो है उसको क्या करेगा, उसको बेसिकली सॉवरेन बनाता है, और सॉवरेन को एब्सोलूट पावर देता है। एब्सोलूट पावर। ठीक है। और ह्यूमन के पास में कोई राइट्स बचते हैं? ह्यूमन के पास में कोई राइट बचते हैं क्या? आंसर इज नो। सिर्फ एक राइट बचता है, दैट इज राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। राइट टू लाइफ बचता है, बाकी हॉब्स जो है वो कोई राइट नहीं देता है अपने को। फिर हम लोग आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में लॉक के पास में। तो लॉक क्या बोलता है, भाई मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो लोगों ने पूछा भाई अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों चाहिए?
सब कुछ अगर अच्छा चल रहा है तो व्हाई डू यू नीड अ कॉन्ट्रैक्ट? है तो फिर ऐसे ही जियो मस्त एकदम बढ़िया से। तो ये कहता है नहीं, देर आर सर्टेन इनकन्वीनियंसेस। क्या बोलता है? बोले देर आर सर्टेन इनकन्वीनियंसेस। इनकन्वीनियंस क्या है? तो इनकन्वीनियंस में वो दो इनकन्वीनियंस की बात करता है। वो कहता है कि पहली बात तो देखो, आज भले ही मैन के अंदर में रीजन डोमिनेट कर रहा है ओवर पैशन, बट कल को हो सकता है कि पैशन जो है वो रीजन के ऊपर डोमिनेट कर जाए, और ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए ये पीस जो है वो कंटिन्यू नहीं करेगी। तो इट इज नो गारंटी कि ये पीस जो है वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेगी। तो मुझे चाहिए कि ये पीस कंटिन्यू करती रहे। और दूसरी बात वो कहता है कि एक और इनकन्वीनियंस क्या है, कि एवरीबडी इज मेकिंग रूल, एवरीबडी इज एग्जीक्यूटिंग रूल, एंड एवरीबडी इज एडजुडिकेटिंग रूल। क्योंकि सब कोई सॉवरेन है, तो एवरीबडी इज मेकिंग देयर ओन लॉज, एवरीबडी इज मेकिंग इम्प्लीमेंटिंग देयर ओन लॉज, एंड एवरीबडी इज एडजुडिकेटिंग देयर ओन लॉज। तो फिर असली लॉ क्या? तो असली लॉ क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और हम लोगों को ऐसा कुछ मिले, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? और ये कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोग एंटर करेंगे, तो हम लोग दो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। पहला, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वी आर गोइंग टू फॉर्म अ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का मतलब है कि स्टेट ऑफ नेचर में हम लोग नेचुरल सोसाइटी हुआ करते थे। नेचुरल सोसाइटी मतलब क्या? नेचुरल सोसाइटी मतलब स्टेट ऑफ नेचर के अंदर में नेचुरल राइट्स हमको मिले हुए हैं। नेचुरल राइट्स क्यों मिले हैं? क्योंकि भगवान ने दिए है, भगवान ने इंसान को बनाया। तो जिंदगी जीना सबसे पहला उसका इंपॉर्टेंट राइट है, उसकी राइट कोई नहीं ले सकता। और अगर ये कोई लेता तो वो भगवान के अगेंस्ट में जा रहा है, डायरेक्ट ऐसा बोलता है लॉक। दूसरा, तो सिविल सोसाइटी में हमारे पास में अब तक क्या है, हम लोग नेचुरल सोसाइटी है, कोई रिकॉग्नाइज नहीं भी कर सकता है, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट से हम लोग सोसाइटी फॉर्म करते हैं, वी बिकम सोशल। तो इन हॉब्स, एक ही सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में यू बिकम सोशल एंड पॉलिटिकल, बट हियर यू बिकम सोशल फर्स्ट। सिविल सोसाइटी बनती है पहले, जिसमें एवरीबडी सेज कि ठीक है, अब तुम मेरे राइट रिकॉग्नाइज करो, मैं तुम्हारा राइट रिकॉग्नाइज करता हूं, तो अब यहां पे सिविल सोसाइटी हो गई। और दूसरा, उन लोग फिर जो है वो एक और कॉन्ट्रैक्ट बना करके दे विल फॉर्म अ गवर्नमेंट। दे डोंट फॉर्म स्टेट, दे फॉर्म अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब है कि दिस विल बी लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है? गवर्नमेंट का मतलब है दिस विल बी लिमिटेड गवर्नमेंट। तो ये डिफरेंस है दोनों के भी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोनों के आते हैं उसके अंदर में ये डिफरेंस अपने को दिखाई देता है। बाकी ये जैसा कि मैंने आपको कहा कि लॉक कहता है कि रीजन इन मैन टीचेस हिम नॉट टू हार्म अदर्स इन देयर लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी एंड पोजेशंस। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि लोगों के अंदर में एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट है। और स्टेट ऑफ नेचर इज ऑफ पीस, गुडविल एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, कोई लफड़े नहीं है। और मैन जो है नेचुरल राइट भी एंजॉय कर रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एज आई सेड कि इनकन्वीनियंसेस है। इनकन्वीनियंसेस क्या है? कि एक मतलब, आज ये सब कुछ है, बट दिस मे नॉट लास्ट फॉर एवर। और इसको अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से करें तो फिर ये थोड़ा सा लंबे समय तक चलेगा, पहली चीज। और दूसरा जो इनकन्वीनियंस है वो है कि एवरीबडी इज मेकिंग देयर ओन लॉज, एवरीबडी इज एग्जीक्यूटिंग देयर ओन लॉज। एसी बंद है क्या? एसी चालू करो ना, गर्म हो रहा है। ठीक है? तो अथॉरिटी टू मेक लॉ, एग्जीक्यूट लॉ एंड एडजुडिकेट लॉ, अब वो अथॉरिटी अपने को हटानी है। तब हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देखते हैं कि हॉब्स जो है वो, हॉब्स क्या कर रहा है? हॉब्स बेसिकली तुम्हारे पास में सिर्फ, इंडिविजुअल के पास में सिर्फ और सिर्फ क्या रख रहा है? एक राइट रखता है। और वो एक राइट जो है वो है राइट टू लाइफ। बाकी सारे राइट जो है वो घुमा फिरा करके किसको दे रहा है? वो सॉवरेन को दे रहा है। बट लॉक ऐसा नहीं करता है। लॉक जो है वो बेसिकली, लॉक जो है वो बेसिकली कहता है कि मैं सिर्फ तीन राइट ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है? कौन कौन से? रूल मेकिंग, तो बेसिकली उसको हम कह सकते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वाले राइट्स। बाकी ऑल द रेसिडरी राइट्स आर विद इंडिविजुअल। ठीक है? रेसिडरी जितने भी राइट्स है वो सारे के सारे किसके पास होंगे? इंडिविजुअल के पास होंगे। तो इस तरीके से लॉक जो है वो सारे राइट्स अपने पास रखेगा। और वो जो गवर्नमेंट बन रही है, अब ये भी गवर्नमेंट कैसी होगी? लिमिटेड गवर्नमेंट। इनफाइनाइट पावर होगी क्या इसके पास में?
नहीं, लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। क्योंकि हुआ क्या था ना, अगेन ये चार्ल्स वन जेम्स टू के पीरियड में जब लॉक उसको देख रहा है तो उस समय में उसने देखा, मतलब पार्लियामेंट ने बनाए हुए लॉज तुम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो लॉक रिवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। लॉक रिवोल्यूशन को कैसे सपोर्ट, वो बोलता है कि अगर अगर किंग जो है पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज को इंप्लीमेंट ना करे तो रिवोल्यूशन किया जा सकता है, किंग को बदला जा सकता है। पीसफुल रिवोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन वो कोई ब्लडी रिवोल्यूशन की बात नहीं करता है। ठीक है। तो इनफैक्ट वो यहां पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऐसे तीन चीज भी वो बनाता है। और ये बनाने के बाद में ये कहता है कि भाई ये सब लोग जो होंगे ये लिमिटेड पावर है इसके पास में। ओरिजिनल पावर किसके पास है? इंडिविजुअल के पास है। स्टेट या गवर्नमेंट ओनली हैज डेलीगेटेड पावर्स। डेलीगेशन का हमने मतलब कल समझ करके लिया था कि जो मेरा काम है वो मैं किसी और को दे रहा हूं। तो लॉक से पूछा कि ठीक है भाई ऐसा सब है तो फिर कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे हम लोग? तो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? तो ही एकदम सिंपली सेज, भाई गवर्नमेंट जो है वो हमारी बेसिकली इलेक्टेड होगी। कैसी होगी? इलेक्टेड। तो गवर्नमेंट जो है उसके अंदर में इलेक्शन होगा और इलेक्ट होगी गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट को सिलेक्ट नहीं करेगा, इलेक्शन होगा। और ये इलेक्शन से आएंगे। अब इलेक्शन में फिर क्या होगा, लोगों को एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कंसेंट जो मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जितने तुमको नंबर चाहिए वो आंकड़े अगर तुमको मिल गए तो फिर तुमको ऐसा माना जाएगा कि जिन्होंने तुमको सपोर्ट नहीं किया उसका भी सपोर्ट है। तो प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ मेरे और तुम्हारे ही नहीं, सबके प्रधानमंत्री है। भले ही तुमने उनके अगेंस्ट में वोट नहीं किया हो, उनके सपोर्ट में वोट किया हो या नहीं किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री ही कहलाएंगे, सबके कहलाएंगे। ठीक है। तो वो इम्प्लिसिट कंसेंट उनको मिल गया है, ऐसा है। तो ये जो गवर्नमेंट है वो यूनानिमिटी की नहीं होती है कभी भी, ये अलग अलग लोगों की होती है, बस तुमको मेजोरिटी की गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारी गवर्नमेंट होगी। अभी गवर्नमेंट की पावर कितनी है? तो गवर्नमेंट की पावर हमेशा लिमिटेड रहेगी। एज आई सेड, डेलीगेटेड बोलते हैं इसको हम लोग, नाइट वॉचमैन स्टेट भी बोलते हैं। नाइट वॉचमैन का काम है तुम्हारे एरिया में पहरेदारी करना, जागते रहो बोल करके, ध्यान रखना कि कोई अनटुवर्ड्स एक्टिविटी ना हो जाए तुम्हारे तरफ में। लेकिन वो तुम्हारे घर के अंदर में घुस करके तुमको नहीं बता सकता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसी तरीके से स्टेट जो है उसका काम नाइट वॉचमैन स्टेट का है, लिमिटेड है। तुमको हमने 3 राइट दिए हैं, उन्हीं 3 राइट पे काम करो, बाकी तुम्हारा कोई ज्यादा काम नहीं है। ठीक है। तो नेचर यहीं से लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हॉब्स जो है उसने कैपिटलिज्म के लिए पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाने के लिए, जब अफरा तफरी थी, फ्यूडलिज्म हुआ करता था, तो उसको खत्म करवाया एब्सोल्यूट मोनार्की ला करके। और जब तुमको पता चला कि अब एब्सोल्यूट मोनार्की तुम्हारे काम की नहीं है, तो लॉक के फॉर्म में कैपिटलिस्ट लोगों ने इवन उसकी भी पावर लिमिट कर दी। ऐसे एक एक्यूजेशन लगाया जाता है कि हम लोग जब खास करके कैपिटलिज्म वगैरह जब स्टडी करेंगे उस समय में एक एक्यूजेशन लगाया जाता है। एनीवेज, राइट टू रिवॉल्ट है क्या है? अगर गवर्नमेंट जो है वो बात ना माने, गवर्नमेंट पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज एग्जीक्यूट ना करे और आर्बिट्री मैनर में अगर काम करे, तो उसको हटाया जा सकता है। और हटाने के लिए तुमको क्या होगा? पीसफुली कैसे? कि तुम लोग सिर्फ गवर्नमेंट चेंज कर दो, दैट्स इट। ठीक है। तो ये उनकी सिविल गवर्नमेंट की थियरी है। और यहां पर हम लोगों का कंप्लीट होता है पहला वाला पार्ट, दैट इज उनकी जो बुक है। ठीक है, वो वाला पार्ट की टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट। फिर राइट्स की जब बात आती है तो आज हमारे संविधान में इतने सारे जो राइट्स हैं, उसके प्रणेता, उसके प्रोपाउंडर अगर हम लोग देखें तो कोई था, तो उसका नाम है लॉक। थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब अलग अलग होने। अब देखो होता क्या था, किंग जो है वो अपने ही लोगों को जुडिशरी में बिठा रहा है, उसके ही लोग एग्जीक्यूटिव में भी हैं, उसके ही लोग लॉज भी बनाते हैं। अच्छा, चलो लॉज पार्लियामेंट ने बना दिए, लेकिन जजेस में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा? वो लोग बैठेंगे जो लोग बेसिकली एग्जीक्यूटिव उनको अपॉइंट करे। तो सीधी सी बात है, मुझे बताओ, क्या ऐसी जुडिशरी न्यूट्रल होगी? क्यों? इवन हमारे देश के अंदर में अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 50 क्लियरली कहता है कि भाई अगर हो सके तो सेपरेशन रखो जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का। तो वो ट्रिब्यूनल्स जो हम लोग बनाते हैं उसके अंदर में मर्जिंग ऑफ पावर देखते हैं।
अब गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, मतलब बेसिकली मैंने अपॉइंट किए हुए लोग मेरी ही अपील सुनने वाले हैं, तो अगर उन लोग फिर इम्पार्शियली कभी जजमेंट सुना पाएंगे? तो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में सबसे पहले यही बात करता है। ओके। एनीवेज बाद में फिर उसको मॉन्टेस्क्यू डेवलप करता है। तो थियरी ऑफ राइट्स की अगर हम बात करें तो राइट्स में भी बहुत सारे राइट जो आज हम लोग जो है वो अगर देखें तो राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये सब जो राइट्स है ये कहीं ना कहीं अगर आए हैं तो कहाँ से आते हैं? यस, ये लॉक से आते हैं। सारे के सारे राइट जो है वो लॉक से आते हैं। इनके बारे में सबसे पहले इसने ही बात की कि तुमको ये सब मिलना ही चाहिए। ओके। तो ये तो एकदम सपोर्टर है, ये बोलता है देखो कोई डिवाइन राइट्स वगैरह नहीं, किंग के कोई डिवाइन राइट्स नहीं है, किंग को कोई राइट्स नहीं मिले हुए हैं। ठीक है। इनफैक्ट जो भी पावर में है उनको हमने सिर्फ तीन राइट्स दिए हुए हैं। दीज आर राइट टू मेक लॉज, एग्जीक्यूट लॉज एंड एडजुडिकेट लॉज। वो भी इनकन्वीनियंसेस की वजह से। यू आर जस्ट अ टूल। आप लोग अगर टूल हो तो तुमको मैं कभी भी रिप्लेस कर सकता हूं। यू आर नॉट माई नेसेसिटी। फॉर एग्जाम्पल दिस कप, ये कप नहीं होता तो दूसरा कप होता। इट इज जस्ट अ टूल सो दैट आई कैन ड्रिंक कॉफी। वो कांच की बोतल नहीं होती पानी पीने के लिए तो मैं प्लास्टिक की लेता। यू आर जस्ट अ टूल। तो तुम अपने आप को ऐसा मत समझ लो कि उस बॉटल ने ऐसा समझना कि नहीं नहीं मैं हूं तो ही वो पानी पी पा रहा है, मैं हूं तो ही कॉफी पी पा रहा है। मैं नहीं भी पी सकता था तो भी मुझे कुछ नहीं होता था। तो ऐसा ही वो कहता है कि यू आर जस्ट अ टूल, और टूल हो तो तुम सिर्फ ये तीन चीजें करो। इनकन्वीनियंसेस के लिए तुम टूल हो। ओके, तो तुम यही तीन काम करो और लिमिटेड काम करो, बाकी सारे राइट जो है, और उन सब में भी ये तीन इंपॉर्टेंट राइट्स है वो सारे मेरे पास में है। तो डिवाइन राइट किंग के नहीं है, लोगों के हैं। इस तरीके से वो बात करता है। और फिर आती है राइट टू प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो वो डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट देते समय में गॉड की बात करता है, बोलते हैं देखो गॉड ने इंसान को बनाया, तो इंसान की जिंदगी तो तुम ले नहीं सकते, क्योंकि इंसान की अगर जिंदगी तुम लेते हो तो तुम गॉड के अगेंस्ट जा रहे हो। पहली चीज। दूसरी चीज, इंसान को गॉड ने सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं बनाया। कह रहे नहीं नहीं, तो एकदम बस ऐसे बैठ करके ना बस अपने पापों का प्रायश्चित करता है। बोले इंसान को जिंदगी जीने के लिए बनाया। तू जी, मजे कर। मीट इज टू ईट, ठीक है। एप्पल इज टू ईट, मिल्क इज टू ड्रिंक। तो इसके लिए तुम्हारे बनाए, तुम एंजॉय करो यार। तुम हैप्पीनेस के लिए आए हो। तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की इंसान का मेन एम क्या है? इट इज परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। और यही सारे शब्द जो है, ये लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, हैप्पीनेस वगैरह, ये सब जो है, यही सारे के सारे शब्द एज इट इज जो है वो 1776 के अंदर में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आने वाले हैं। और फिर आगे 1789 के अंदर में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा तो वहां पर भी यही बातें होंगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में भी लॉक की ये सारी की सारी बातें आती हैं कि हर किसी के पास में राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी होना चाहिए। बट हॉब्स जो है, सॉरी लॉक जो है, उसको प्रॉपर्टी ज्यादा पसंद है। वो कहता है देखो अगेन, हैप्पीनेस के लिए बनाया मुझे। हैप्पीनेस मुझे कब मिलेगा? जब मेरे पास रिसोर्स होंगे। रिसोर्स क्या है? प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी को मैं एंजॉय करूं। ये प्रॉपर्टी मेरे लेबर से बनी, मेरे मेंटल लेबर, मेरे फिजिकल लेबर, मेरे स्लेव के लेबर और मेरे हॉर्स के लेबर से बनी है। जो भी प्रॉपर्टी मेरे मेंटल, फिजिकल, मेरे स्लेव और मेरे हॉर्स के लेबर से बनी है वो जायज है। और उसको कोई छीन नहीं सकता आर्बिट्री मैनर में, कि जस्ट बिकॉज मैंने राजा के अगेंस्ट में बोल दिया तो राजा आया और मेरी प्रॉपर्टी उसने छीन ली। ऐसा नहीं चलेगा, ये मैंने अपने लिए कमाई है। और इतना ही नहीं, मेरे मरने के बाद में भी ये मेरे बच्चों को मिलती रहेगी और ये कंटिन्यूड रहेगी। इसको तब भी तुम नहीं छीन सकते हो। तो इसके लिए मोस्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू प्रॉपर्टी। ओके। और फिर यहीं पर जिक्र आता है सबसे वन ऑफ द अमेजिंग मूवी का, दैट इज द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मेरे हिसाब से हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ये वाली बुक, ये वाली मूवी देखनी चाहिए। ये तो मूवी पूरी देखनी चाहिए। यूजुअली मैं आपको, जैसे ट्रॉय वगैरह की जो मूवीज थी, तो मैंने आपको सिर्फ उसका एक रीकैप देखने के लिए बोला था, चल जाएगा। बट ये ऐसी चीज है जिसकी मूवी पूरी देखनी पड़ेगी आपको, ताकि आप समझ पाओ कि इस बंदे की क्या जो है वो स्ट्रगल थे। और उस स्ट्रगल के बाद में किस तरीके से वो, जब उसको वहां पर ब्रोकर की जब जॉब मिलती है, और उस समय फिर वो अपना एकदम जो पीछे जो म्यूजिक बज रहा है ब्यूटीफुल वाला, टना नन 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 नन
और फिर वो बोलता है कि दिस दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ, दिस लिटिल पार्ट इज कॉल्ड हैप्पीनेस। ये मैंने अपने लिए सोच के रखा था कि मैं अगर ऑफिसर बना तो फेसबुक के ऊपर मैं ये वाला पोस्ट डालूंगा। 2016 में बहुत ज्यादा चांसेस थे, मैंने ऑलमोस्ट ऐसे रेडी था मैं डालने के लिए, बट सैडली नहीं हो पाया। अब कोई बात नहीं। फिर मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये वाली बात करता हूँ कि आप लोग जो है वो एज अ गुरु दक्षिणा के फॉर्म में अगर हो सके तो ऑफिसर बनने के बाद में इस चीज को डालिएगा और मुझे टैग कीजिएगा। ठीक है। फिर मुझे याद है मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है पूजा राणावत, अभी आईआरएस है और दिल्ली के अंदर में कमिश्नर लेवल पे सर्व कर रही है। तो उन्होंने ये वाला डाला था ऐसे ही, जिस दिन वो आईआरएस बन गई, ऑफिसर बन गई, सो शी पुट दिस दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ, दिस लिटिल पार्ट इज कॉल्ड एज हैप्पीनेस। और इसी के अंदर में विल स्मिथ जब अपने बच्चे को समझा रहा होता है, तो वो वाला भी एक बहुत अच्छा डायलॉग है इस मूवी के अंदर में, जिसके अंदर में वो बेसिकली कहता है कि डोंट एवर लेट somebody tell you that you can't do something. Okay, if you got dream, you need to protect it. Okay, nothing else matters, period। खत्म, बात खत्म। तुम्हारी बात को तुम्हें ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तुम्हारी ड्रीम को तुम्हें ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा कई बार होगा, यूपीएससी की पढ़ाई करते समय में ऊपर नीचे चलते रहेगा, लेकिन जब ऊपर नीचे होगा तो आप लोग डरना मत। आपकी ड्रीम को आप ही प्रोटेक्ट कर सकते हो और कोई नहीं आएगा। ठीक है, आपको तो अपने बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। एनीवेज, तो हम लोग आते हैं वापस से ये 3 पार्ट पर, जहां पर बेसिकली ये क्या कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इज राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि लिबर्टी का कोई मतलब ही नहीं है अगर मेरे पास प्रॉपर्टी ना हो। क्या करूंगा ऐसे लिबर्टी का, दिन भर सोते थोड़ी रहना है। तो वो एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी देता है। ओके, और बिल्कुल भी स्टेट को वो इस बारे में राइट नहीं देता है। लेकिन फिर ऐसा भी है क्या कि वो कोई लिमिटेशन ही नहीं लगाता है? लिमिटेशन भी लगाता है। ओरिजिन कैसे होता है प्रॉपर्टी का, तो वो कहता है कि देखो कुछ लोग थे जो इंडस्ट्रियस थे, हार्डवर्किंग थे, रैशनल थे, उन लोग कमाते गए प्रॉपर्टी। जो झगड़ालू थे, फैंसीफुल थे, लेजी थे, क्वारलसम थे, वो लोग गरीब रह गए। और ये लोग जब गरीब रह गए तो अब इनके पास में नहीं होगी प्रॉपर्टी। और एब्सोलूट राइट क्यों है? एब्सोलूट राइट एज आई सेड कि ये मेरे लेबर का प्रोडक्ट है, और ये अगेन डिवाइन है, वैसा भी बता सकता हूं मैं, क्योंकि मैं डिवाइन हूं, भगवान ने मुझे बनाया, मेरे लेबर से मेरी चीज बनी है, तो वो मेरी हो गई, तो वो भी डिवाइन है। तो इसके लिए पूरी एब्सोलूट राइट टू प्रॉपर्टी देता है। इवन आफ्टर डेथ ये एग्जिस्ट करती है थ्रू इनहेरिटेंस। लेकिन लिमिटेशन लगानी है, क्या लिमिटेशन लगानी है? तो वो बोलता है कि देखो, इनफैक्ट वो तो क्या कहता है, वो कहता है कि गवर्नमेंट का काम ही एक है। हमने गवर्नमेंट बनाई ही किस लिए? हमने गवर्नमेंट ही बनाई है सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, एंड दैट इज टू डिफेंड माई राइट टू प्रॉपर्टी। तुम्हारा और कोई काम नहीं है। यही बात इवन हम लोग कौटिल्य में देखेंगे आगे। कौटिल्य कहते हैं राजा का परम धर्म क्या है? राजा का परम धर्म है योगक्षेम। योगक्षेम। व्हाट इज योगक्षेम? योगक्षेम मतलब, योग का मतलब होता है एडिशन, और क्षेम का मतलब है प्रॉपर्टी के अंदर में, कि जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, पहले तो वो रहे, वो मेंटेन रहे, प्लस प्रजा और ज्यादा कमाए। और लेट मी टेल यू, जब तक प्रजा कमाते रहेगी, जब तक लोगों के पास में पैसा होगा, तब तक सब लोग सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। जिस दिन ये सब नहीं रहा, उसके बाद में सब बर्बादी होता है। तो एम जो है वो है योगक्षेम। क्या है? योगक्षेम, कि एडिशन करते जाओ इन द प्रॉपर्टी। तो ऐसा ही ये भी कहता है कि भाई स्टेट का जो काम है वो क्या है? स्टेट का काम है, द ओनली पर्पस फॉर विच स्टेट हैज क्रिएटेड, या कॉमनवेल्थ क्रिएट किया है, इज प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट का काम है प्रॉपर्टी बचाए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से बिना फालतू प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये वाली बात ये कहते हैं। तो बोले पक्का नहीं करना है, मैंने किसी भी मामले में इंटरवीन नहीं करना है? बोले ऐसा नहीं, आप इंटरवीन कर सकते हो 3 केसेस में। कि अगर वो प्रॉपर्टी तुम्हारे लेबर की नहीं है, मतलब क्या? मतलब लॉक ने क्लियरली कहा हुआ है कि इट शुड बी प्रोडक्ट ऑफ माय मेंटल और फिजिकल लेबर, माय हॉर्सेस लेबर और माय स्लेव्स लेबर। लेकिन अगर मैंने फ्रॉड से किसी की प्रॉपर्टी ले ली, जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी अगर मैंने छीन ली, थेफ्ट कर दिया, फोर्स कर दिया, तो ऐसे में गवर्नमेंट को आना पड़ेगा और उसको प्रॉपर्टी रिस्टोर करनी है। दूसरा, स्पॉइलेज लिमिटेशन।
वो बोलता है प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए बनाया है, लेकिन अगर कोई इस तरीके से वेस्ट करता है तो क्या उस प्रॉपर्टी को लिया जा सकता है? लिया जा सकता है। और तीसरा जो है वो है डिप्रीवेशन लिमिटेशन, कि अगर आप किसी और को उसकी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने से रोकते हो तो उस केस के अंदर में भी यहां पर लिमिटेशन लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, राइट ऑफ वे देना पड़ता है, कि अगर मान लो ये खेत है, ठीक है, ये खेत है, इस तरीके से दो भाइयों में बांट दिया, ए और बी के अंदर में। अब रास्ता सिर्फ यहीं से है, रास्ता अगर सिर्फ यहीं से है तो अब ट्रैक्टर वगैरह सब यहीं आएगा और जो भी है वो सब इसी को मिलेगा, इधर तक तो ट्रैक्टर ही नहीं जा पाएगा। तो ही कैन डिमांड राइट ऑफ वे। इनफैक्ट कई बार होता है गांव में, खास करके आप लोग लड़ाई जो है वो जो देखते हो, तो मेजर लड़ाई ये राइट ऑफ वे को लेकर के ही होती है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल कहती है कि फिर उसको डिप्राइव नहीं कर सकते आप एंजॉयमेंट से, तो उसको वो वाली प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी का तो पूरा तरकदार है, वो कहता है भाई प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं मिला तो क्या है। तो ऑल थ्री लिमिटेशन जो है वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट क्लास के पर्सपेक्टिव से अपने को दिखता है। ओके, इसीलिए फिर इसको पॉजिटिव इंडिविजुअल या बुर्जुआ क्लास का भी लोग जो है बोलते हैं। तो ऐसा उसके अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑन टॉलरेशन। तब देखो, बैकग्राउंड समझना जरूरी है। लॉक के पीरियड में क्या चल रहा है? अगेन रिलीजियस वॉर्स, राजा को उठा पटका बोल रहे हो, दूसरा कोई आ रहा है उसमें प्रोटेस्टेंट है, कैथलिक है, फिर वो बोलता है नहीं तो कैथलिक है इसलिए मैं तेरे को नहीं दूंगा, ये बोलता है मैं प्रोटेस्टेंट हूं इसलिए नहीं दूंगा। तो ये परेशान है। इनफैक्ट वो एक बुक लिखता है, ये एक लेटर लिखता है जिसको कहता है अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। ठीक है, वो कहता है देखो, किसी ने तुमको अथॉरिटी नहीं दी है कि किसी का रिलीजन क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। वो कहता है कि गॉड हैज नॉट गिवन अथॉरिटी टू मजिस्ट्रेट टू डिटरमिन मैन्स रिलीजन। मैजिस्ट्रेट मतलब एक पर्सन इन अथॉरिटी, उसको कहीं पर भी नहीं कहा है कि तुम्हारा रिलीजन क्या होना चाहिए। अब हॉब्स के केस में, हॉब्स देखो, हॉब्स क्या बोलता है भाई, एब्सोल्यूट पावर टू स्टेट, एब्सोल्यूट पावर ओवर चर्च एंड ऑल्सो एब्सोल्यूट पावर ओवर योर इंडिविजुअल फेथ। इसका मतलब है किंग कैन डिक्टेट कि व्हाट रिलीजन यू कैन हैव, बिकॉज योर राइट टू रिलीजन वॉज ट्रांसफर्ड टू द किंग, टू द सॉवरेन। इसीलिए हम लोग उस समय देखते हैं कि राजा का प्रोटेस्टेंट रिलीजन है, सबका प्रोटेस्टेंट रिलीजन, राजा का कैथलिक रिलीजन है, सबका कैथलिक रिलीजन। बट लॉक के केस में ऐसा नहीं है। लॉक कहता है कि अगेन यहां पर लिमिटेड रोल होना चाहिए, हमको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस होना चाहिए। वो एक बात सिंपल सी कहता है, वो बोलता है अगर तुम फोर्सफुली मुझे अगर ऊपर ऊपर से कन्वर्ट कर भी दो तो भी मेरे अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे, मेरे सीने में कैसे कन्वर्ट करोगे? मैंने तो डर के जय श्री राम कह दिया, अल्लाह अकबर कह दिया, या और कुछ आपको कहना है कि लॉर्ड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, बोल दिया मैंने, पर मेरे अंदर जो होगा वो वही होगा जो मेरे अंदर होगा, मेरा कंसाइंस जो मुझे कहेगा। ठीक है, तो सीधी बात है। तो आप लोग जो है, तो रिलीजन इज मैन्स पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, हेंस स्टेट शुड नॉट इंटरफियर। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी और का अगर कोई दूसरा रिलीजन है तो प्लीज उसको टॉलरेट करो। किंग जो है वो आते ही चेंज कर रहे, चेंज कर रहे, ऐसा नहीं कर सकते तुम। तो यहां पर इस तरीके से फिर हम लोग जो है वो आगे इवोल्यूशन देखते हैं सिकुलरिज्म का। ओके, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन मे नॉट बी इफेक्टिव, रीजन बीइंग अगेन तुम आउट ऑफ फियर तो काम कर सकते हो, बट मन में उसके क्या चल रहा है वो कोई नहीं बता सकता। लेकिन हम लोग लॉक को एक इनकंसिस्टेंट थिंकर बोलते हैं, हॉब्स को नहीं बोला, लॉक को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि लॉक जो है वो बोलता है कि बाकी सबको आप लोग जो है वो अलाउ कर सकते हो अपना अपना फेथ रखने का, सिर्फ अथेइस्ट को नहीं कर सकते हैं। जो भगवान में नहीं मानता है उस इंसान को आप टॉलरेट मत करना, क्योंकि अथेइस्ट द्वारा जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट द अथेइस्ट पीपल। तो इसीलिए फिर आप मतलब वो हो गया कि टॉलरेशन तुम सबको देते देते एक बंदे को नहीं दे करके चले गए। मतलब वो वाली बात हो गई कि माइनॉरिटी राइट्स तुम मांग रहे थे,
और माइनॉरिटी में जो माइनॉरिटीज है वो उन्होंने अपने राइट्स मांगे थे, तुमने देने से मना कर दिया। जैसे, जैसे हमारे कंट्री के अंदर में रिलीजियस माइनॉरिटीज के अंदर में मुस्लिम्स आते हैं। मुस्लिम्स उनके राइट्स मांग रहे कि भाई हमें को शरिया लॉ फॉलो करने की आजादी मिले, डन, करो। बट उसी के अंदर में अगर कोई एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का आ रहा है तो तुम उसको सीधा मार दे रहे हो। तो माइनॉरिटी के अंदर में भी तो माइनॉरिटी है ना कोई, तो वो तो नहीं सजेस्ट कर सकते आपको। ठीक है, तो वो वाली बात हो गई। तो आप जो है वो क्या कर रहे हो, अथेइस्ट को आप लोग टॉलरेट नहीं करोगे। मतलब टॉलरेशन, तुम पहले तो कहते हो कि टॉलरेट करो, बाद में तुम इनको टॉलरेट नहीं करो, तो इसको इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसको इनकंसिस्टेंट थिंकर हम लोग जो है वो कहते हैं। लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं है। थॉमस हॉब्स लॉजिकली कंसिस्टेंट था, बट लॉक जो है वो नहीं है। ठीक है, दैट वाज ऑन द लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। लॉक ऑन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन में लॉक जो है वो ज्यादा मारामारी की बात नहीं करेगा। उसका सिंपल है, गवर्नमेंट अगर लॉस के हिसाब से नहीं चल रही है, पार्लियामेंट को कन्वीन नहीं किया जा रहा है, तो इन सब केसेस के अंदर में रिवॉल्ट जो है वो किया जा सकता है, लेकिन रिवॉल्ट पीसफुल होगा। पीसफुल का मतलब है अगले इलेक्शन के अंदर में गवर्नमेंट को चेंज कर दिया जाए। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अनसूटेड फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस। मोदी जी से अगर खुश नहीं हो कोई बात नहीं, अगली बार सत्ता पलट देना। और किसी से खुश नहीं हो, अगली बार सत्ता सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ये वाली बात है कि इन लॉक्स व्यू रिवोल्यूशन इज पीसफुल चेंज इन द सेट ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट। लॉक्स कंसेप्ट ऑफ रिवोल्यूशन इज सिमिलर टू एरिस्टोटल। ओके, मतलब वो छोटा छोटा रिवोल्यूशन करो। ठीक है, लॉक आउटलाइंस द फॉलोइंग कंडीशन कि इफ गवर्नमेंट डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, या फिर द एग्जीक्यूटिव डज नॉट अलाउ लेजिस्लेचर टू फंक्शन, if executive does not implement the laws passed by duly constituted legislature, if the government places its own people under the control of foreign prince। अगर ये कंडीशंस अगर आती है तो यू कैन चेंज द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो है वो तुम पीसफुली बदलोगे। ठीक है, अब आता है द एंड ऑफ लॉ इज नॉट टू एबॉलिश और रिस्ट्रेन बट टू प्रिजर्व एंड एनलार्ज फ्रीडम। अब यहां पर एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब दी एंड है या मीन्स एंड एंड वाला एंड है, कि एंड गोल वाला एंड है। ठीक है, तो यहां पर एंड का मतलब है द गोल वाला, कि द गोल ऑफ लॉ इज नॉट टू एबॉलिश और रिस्ट्रेन, कि किसी को रिस्ट्रेन मत करो या किसी का एबॉलिश मत करो। इनफैक्ट इट इज टू प्रिजर्व एंड एनलार्ज द फ्रीडम। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? तो अगेन अब यहां पर जो बात आती है वो ये है कि ही इज प्रपोटर, ही इज प्रपोजर ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वो कहता है कि मैंने तुमको तीन राइट्स दिए थे, रूल मेकिंग, रूल का ही एग्जीक्यूशन, और इसी का एडजुडिकेशन। ठीक है, रूल मेकिंग में लेकिन अगर तुम कुछ भी रूल्स बनाए तो, लॉ मेकिंग है, मैंने बोला कि भाई हाँ ये तीन लोग हैं, इनको मैं पावर दे रहा हूं, इन लोग लॉ बनाएंगे। ठीक है, तो मान लो ये हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर मैं अभी तुमको बोल दिया कि भाई ये तीन लोगों की कमिटी है, ये लोग डिसाइड करेंगे अगले आने वाले हफ्ते के लिए कि तुमको खाना क्या मिलेगा। अब खाना क्या मिलेगा में उन लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि करेले की सब्जी बनेगी, दूधी की सब्जी बनेगी, इसी की सब्जी बनेगी बार बार, जो मेजोरिटी ऑफ द लोगों को नहीं पसंद है, और ये वाली बात तुमको पता है, उसके बावजूद भी तुम ऐसा कर रहे हो। तो होने के लिए क्या हो सकता है ना, रूल मेकिंग की पावर, नो डाउट, जब लॉ बना रहे होंगे उस समय में जो लॉ बनाने वाले वो बोल सकते हैं कि भाई तुमने मेरे को लॉ मेकिंग की पावर तो दी है ना, और अगर लॉ मेकिंग की पावर दी तो मैं मेरे हिसाब से लॉस बनाऊंगा, कुछ भी लॉस बनाऊंगा। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसे लॉ मेकिंग में तुम कुछ भी लॉ नहीं बना सकते हो। दिस लॉ मस्ट पास द टेस्ट ऑफ रीजन। रीजन होना चाहिए उसके अंदर में, तुम रीजन के बियॉन्ड नहीं जा सकते हो।
ऐसे कुछ भी एकदम डायरेक्ट एकदम ये कर दिया वो कर दिया नहीं कर सकते आप। यू हैव टू पास द टेस्ट ऑफ द रीजन। ये लॉ जो है उसने तुमको तुम्हारे फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, इसने तुम्हारे फ्रीडम को एनलार्ज करना है। मतलब कुछ भी फालतू लॉ बना देने से कुछ नहीं होगा। आपने लॉ बना दिया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्यों नहीं बोल सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भाई? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बकायदा बोल सकता हूं मैं। मुझे जो गलत लगेगा मैं बोल सकता हूं। तुम कल को लॉ बना दोगे ना कि नहीं नहीं कोई भी लेजिस्लेचर के अगेंस्ट में, जुडिशरी के अगेंस्ट में नहीं बोलेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो लॉ मेकिंग जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मस्ट पास करना चाहिए उसने, मतलब उसके अंदर में रीजन होना चाहिए, लॉ खुद सही होना चाहिए ना कि गलत होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया हॉब्स ने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की बात की, और लॉक जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, पीईबीएल हमारे संविधान में भी आता है, डीपीएल हमारे संविधान में भी आता है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब है, सीधी सी बात है, कि लॉ में अगर मैंने कोई प्रोसीजर लिख दी तो वो उसको आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और प्रोसीजर के हिसाब से ही सही या गलत होंगे। बट लॉ को आप सही गलत को क्वेश्चन नहीं करते हो। लेकिन डीपीएल में आप लॉ एज वेल एज प्रोसीजर के सही गलत को आप लोग जो है क्वेश्चन करते हो। तो अब यहां पर अब हम वापस आते हैं उसी स्टेटमेंट में कि द एंड ऑफ लॉ क्या है? द एंड ऑफ लॉ इज नॉट टू एबॉलिश, रादर इट इज टू एनलार्ज योर फ्रीडम एंड लिबर्टी। कि लॉ का गोल क्या है? मैंने कानून बनाया है, तो कानून का काम है कि तुमको और ज्यादा फ्रीडम मिले। ठीक है? तुम्हारे फ्रीडम जो है वो एनहांस हो। तो वो ये वाली बात करता है। तो शुरुआत करते समय बताएंगे कि भाई लॉक का बताएंगे कि फादर ऑफ लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म कहता है भाई राइट्स ऑफ इंडिविजुअल आर मोर इंपॉर्टेंट, और उसके ऊपर में लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। लॉक इनफैक्ट नाइट वॉचमैन स्टेट को सपोर्ट करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉक, स्टेट ऑफ नेचर में भी हम लोग हमारे नेचुरल राइट एंजॉय कर रहे थे, और तुमको अगर हमने बनाया तो वो सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि हमारे जो कोई इनकन्वीनियंसेस है बस उसको हम लोग जो वो अवॉइड कर सके। इसके लिए हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाते हैं। तो मैन ने सारे राइट ट्रांसफर किए, लेकिन 3 लॉ ट्रांसफर किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार हमने कॉमनवेल्थ को बनाने के बाद में कॉमनवेल्थ जो है वो कुछ भी लॉस बनाए। इसका जो मेन एम है, तो लॉ का एम होता है डू नॉट डिप्राइव पीपल इन लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और ऐसा लॉ जो रीजन की टेस्ट को पास नहीं कर सकता, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को पास नहीं कर सकता, ये गलत होगा। ओके? क्योंकि अगर ये हुआ तो फिर गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को, ट्रस्ट को ब्रीच करेगी, और फिर जो है वो हम लोग तुम्हारे अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब है गवर्नमेंट चेंज करना है। इसीलिए हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के फादर के नाम पर हम लोग लॉक को लेते हैं कि हु इज द फादर ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? इट इज लॉक। वो बोलता है लॉ भी ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे फ्रीडम को एनलार्ज करे ना कि कम करे। ठीक है? बट इसी के साथ साथ वो एक और बात कहता है कि जैसे हॉब्स ने कहा था कि लॉ इज व्हाट कमांड ऑफ द सॉवरेन, ये भी लॉ के बारे में एक बात कहता है कि इफ नो लॉ नो लिबर्टी। क्या बोलता है? नो लॉ नो लिबर्टी। बहुत एकदम सिंपल सी बात उसने कही हुई थी कि नो लॉ नो लिबर्टी का क्या मतलब है? इफ देर इज नो लॉ नो लिबर्टी, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आज हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इनकॉर्पोरेटेड है मनेका गांधी केस से। ठीक है? मनेका गांधी केस मैंने आपको सिखाया था, 1978 का जो मनेका गांधी केस है, जिसमें मनेका गांधी को बाहर जाना था बट वो परमिशन नहीं मिली थी, और उसके बाद में फिर जुडिशरी ने दिलवाई थी। तो वो बेसिकली मनेका गांधी का केस। एनीवेज, तो वो अगला जो स्टेटमेंट मारता है वो है नो लॉ नो लिबर्टी, कि वेयर देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी। वो कहता है देखो सीधी सी बात है, ट्रैफिक सिग्नल की ही बात कर लेते हैं। अगर ट्रैफिक सिग्नल पे अपने कोई लॉ ना हो तो हर बार क्या होगा? तुमको लिबर्टी मिलेगी कि जाने की? नहीं मिलेगी। तो लॉ इनफैक्ट लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। किसी जगह पर कानून बनाने से आप रेस्ट्रिक्ट नहीं हो जाते हो, आप उल्टा बेहतर होते हो। जैसे इंडिया को छोड़ करके जितने भी मेजर नेशन है ना, उसमें बहुत सारे लोग लॉ अबाइडिंग है। हम लोग लॉ अबाइडिंग के नाम पर मतलब धब्बा है। कोई यहां पर फुल्ली लॉ फॉलो करने वालों में से नहीं है। अपने यहां पर अगर मान लो रोड क्रॉस करना है ना, ठीक है, तो मान लो ये
इस तरीके से रोड जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो अपने यहाँ पर जीब्रा लाइंस ड्रॉन ही नहीं है कि भाई रोड क्रॉस जो है यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, ये ड्रॉ की ही नहीं है। अपने लोग मस्त इधर अगर खड़ा है कोई, उसको अगर यहाँ पहुंचना है डायरेक्टली, वो भी सुपरमैन की पावर्स के साथ, रुक जा भाई, मैंने बोला रुक जाओ, ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग, बिंदास रोड क्रॉस करते हैं। बट यही अगर आप सिंगापुर में हो या और किसी नेशन में हो, इट इज कंपल्सरी फॉर देम कि आपको नियरेस्ट जेब्रा क्रॉसिंग के यहाँ पे जाना है, वहां से क्रॉस करके फिर आपको आना पड़ेगा। कुछ भी कर लो आप, यूएस में हो सेम लॉ, यूरोप में हो सेम लॉ। तो अपने यहीं पे हम लोग जहां मन आए वहीं से हम लोग रोड क्रॉस करते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम इंडियंस की। अब होता क्या है ना कि इससे देखो, इससे पेडेस्ट्रियन की सिक्योरिटी है क्या? बिल्कुल नहीं है। तुमको लगता है कि भाई मेरे पास लिबर्टी है, लेकिन तुम अपनी जान हथेली पे लेके जा रहे हो। गाड़ी चलाने वाले को लगता है भाई मैं इजीली जा रहा हूँ, उड़ा दे रहा है। बच्चों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? रीजन बीइंग यहाँ पे लॉ नहीं है। ये वाला बंदा जब लॉ फॉलो करता है कि भाई आप जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना, तो जेब्रा क्रॉसिंग वालों के लिए भी बराबर सिग्नल होता है, वो एकदम क्रॉस करता है, ये भी पीसफुली ट्रांसफर किए यहाँ से वहां गया, और गाड़ियां भी ढंग से गई। सबकी लिबर्टी एनहांस हुई ना। गाड़ी वाले को टेंशन नहीं कि मैं किसी को उड़ा दूंगा चलते चलते, और इसको टेंशन नहीं कि मेरे को कोई उड़ा देगा ऐसे ही। तो दोनों एकदम लिबर्टी, तो लॉ जब बना तो इससे इनफैक्ट इसकी लिबर्टी एनहांस हुई। ठीक है, बता दो अपने यहाँ पे अगर 6 साल का बच्चा रोड क्रॉस करके दिखा दे तो। और यहाँ पे मैं 6 साल का बच्चा, मेरे खुद के छोटे छोटे बच्चे एकदम आसानी से रोड क्रॉस करते थे। कोई टेंशन नहीं है सिंगापुर में। करना कुछ नहीं है, आप जैसे ही यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक बटन होता है, उस बटन को प्रेस करो। प्रेस करते ही वो उसको सिग्नल को समझता है कि भाई पेडेस्ट्रियंस खड़े हैं, उनको भी रोड क्रॉस करना है। तो थोड़ी देर बाद में तुम्हारा सिग्नल आता है, जिससे फिर तुम लोग जो है वॉक करते करते जा सकते हो। मेरे बच्चों ने रोड क्रॉस किया इजीली, और यहाँ पे मेरे से रोड क्रॉस नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है, वो लॉ अगर हो तो लिबर्टी एनहांस होती है, ना कि कम होती है, ऐसा हॉब्स का कहना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिबर्टी, बिकॉज लॉ प्रोटेक्ट्स द लिबर्टी। लिबर्टी इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ इन 3 ways। देखो कैसे। तो लॉ प्रोवाइड्स एन एटमॉस्फियर फॉर रनिंग अ सिविलाइज्ड लाइफ इन द सोसाइटी। अब अगर कोई इस तरीके से बीच में से ही लॉ अगर तोड़ के जा रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, तो उसको पनिश किया जाता है। तो अगर लॉ है तो इट विल पनिश द क्रिमिनल्स एंड डिफेंड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो लॉ होना अच्छी बात है, ना कि बुरी बात है। दूसरा, लॉ गारंटीज द एंजॉयमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट। द स्टेट पनिशेस दोज हु हार्म एंजॉयमेंट ऑफ अदर्स राइट। और तीसरा, लॉ विच ऑल्सो रिप्रेजेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फाइंस द अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट ऑल्सो। गवर्नमेंट को भी कन्फाइन करती है, तो लॉ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 3 रीजन देता है, इसीलिए वो कहता है कि अगर लॉ ना होता ना, तो लिबर्टी भी नहीं होती। ये वाला सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुकी है। इफ, देखते हैं मुझे मिलता है क्या। प्रीलिम्स में पूछा था एक बार, प्रीलिम्स में पूछा था, देखते हैं। नो लॉ, नो लिबर्टी, पीवाईक्यू, यूपीएससी प्रीलिम्स। इसमें टेक्स्ट बुक ही आएगा। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। ठीक है, तो बच्चों ने, इफ देर आर, इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी, if there are no laws there is no liberty, if there is liberty laws have to be made by the people, if laws are changed too often liberty is in danger। इधर उधर के लोगों ने लगाए, हम लोगों को पता था क्या लगाना है। ऑप्शन बी, ओके, दैट इज इफ देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी। 2018 का क्वेश्चन है, मेरी लास्ट प्रीलिम्स का। ठीक है, बाय द वे वापस आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग वेबसाइट को ढंग से रेफर कर रहे हो टाइम टू टाइम? ठीक है, आप लोग जीएस के लिए भी इसको रेफर कर सकते हो, जीएस के लिए ज्यादा काम की है। कुछ नहीं करना है आपको, यूपीएससी पी वाई क्यू डॉट इन्फो
बस इतना ही आपको टाइप करना है। और आप लोग जो है, क्या हो गया इसको, अभी तक वो सर्च में नहीं आती है, UPSCPYQ.info। ए तेरी, ठीक है। तो इस पे आपको मिल रहा है, और अभी मैंने इस पर टाइमर लगाया है। लगभग इतने बच्चे आ चुके हैं, 431 स्टूडेंट अभी देख चुके हैं इस वेबसाइट को। ठीक है। एनीवेज, तो इसमें आप लोग अपने जो जो क्वेश्चन सेट देख सकते हो, GS1, GS2, GS3, GS4 एंड PSR के। अब इसमें जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ समय बाद में इसमें प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन इंटीग्रेट कर लिए जाए। ठीक है, तो वो भी थोड़ा इजी हो जाएगा काम। ओके। बाकी ये सिलेबस आप लोग हमेशा रेडीमेड देख सकते हो जब भी चाहो, PSR का लेकर के बाकी सब सारे सिलेबस हैंडी। तो सिलेबस एंड PYQ दोनों हैंडी है। ठीक है। ओके। तो ये हो गया अपना लॉक के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन। नो लॉ, नो लिबर्टी वगैरह वगैरह सब कुछ हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके इवैल्यूएशन पे। तो इवैल्यूएशन पे अपने को सबसे पहले बोलते हैं कि कैन वी कॉल लॉक एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें अपने को कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं देना है। इतने सारे फीचर्स अपने को दिखाई देते हैं। लॉक वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने सबसे पहले लिमिटेड स्टेट की बात की। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने गवर्नमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट बनाई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात की। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने फंडामेंटल राइट्स की बात की। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की, पीसफुल गवर्नमेंट की बात की, थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, प्रिंसिपल्स ऑफ टॉलरेशन एंड सेक्युलरिज्म, एंड ऑल्सो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा वैल्यू दी। अब अगर ऐसे व्यक्ति को हम लोग फादर ऑफ लिबरलिज्म नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में बस उसके उसकी बढ़ाई चढ़ाई कर देना कि लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और लिबर्टी उसका कोर एम होता है लिबरलिज्म का। ठीक है। और हर एक आइडियोलॉजी जो है वो अपने सोशल कंटेक्स्ट के अंदर में आती है। लिबरलिज्म कैपिटलिज्म के कंटेक्स्ट में आती है। लिबरल्स टिपिकली बिलीव दैट गवर्नमेंट इज necessary to protect individual from being harmed by others, but they also recognize कि government itself can also pose a threat to liberty। तो इसीलिए ये लोग लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो इसीलिए फिर इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर में ही रेस्ट्रिक्शंस ये लगाता है, इसलिए हम लोग इसको लिमिटेड गवर्नमेंट का चैंपियन बोलते हैं, और इसी को लिबरलिज्म भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट चीज। दूसरा, क्या हम इसको इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट बोल सकते हैं? तो हमने देखा हॉब्स जो है वो एजम्पशन में इंडिविजुअलिस्ट है, लेकिन कंक्लूजन के अंदर में क्या है? एब्सोल्यूटिस्ट। इसके केस में हम लोग देखते हैं कि एंड टू एंड ये क्लियरली सिर्फ और सिर्फ हमको इंडिविजुअलिस्ट दिखाई देता है। तो इसको हम इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट बोलते हैं। Individualists are the people who give more importance to individual over the state or society. They believe that part is prior to the whole. Okay. हॉब्स ने रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड से इस चीज को प्रूव किया कि हम लोग यूटिलिटेरियन है, सेल्फ इंटरेस्टेड है वगैरह वगैरह। बट भले ही वो ग्रेटेस्ट इंडिविजुअलिस्ट था, बट वो लेवियाथन क्रिएट करता है सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। ओके। और इसलिए CB मैकफरसन बोलता है कि ही वॉज इंडिविजुअलिस्ट इन एजम्पशन बट एब्सोल्यूटिस्ट इन कंक्लूजन। बट वही लॉक की अगर हम बात करें तो लॉक सेल्फ इंटरेस्ट, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है। वो कहता है कि हम लोग अगर देखें तो हमने जो गवर्नमेंट बनाई है वो लिमिटेड गवर्नमेंट बनाई है। इट इज ओनली टू प्रोटेक्ट आवर प्रॉपर्टी, इट इज ओनली टू प्रोटेक्ट आवर लिबर्टी। ओके। तो इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि वापस इसके सेंटर में इंडिविजुअल ही दिखता है, और इसके एंड में भी इंडिविजुअल ही दिखता है। ओके। अगर इंडिविजुअल के विशेष के हिसाब से नहीं करे तो वो तो इनफैक्ट यहां पर राइट टू रिवॉल्ट भी देता है। ठीक है। तो इसीलिए कहता है कि एवरीथिंग इन लॉक सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द इंडिविजुअल, एवरीथिंग इज डिस्पोज सो एज टू इंश्योर दैट सॉवरेंटी ऑफ इंडिविजुअल। एंड इसीलिए हम लोग इसको ग्रेटेस्ट ऑफ, मतलब इंडिविजुअलिस्ट थ्रू एंड थ्रू, ये इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट बोलते हैं। सिंपल। ठीक है। और इसमें ऑब्वियसली आपको इसका रेफरेंस जरूर देना है।
किसका? हॉब्स का। उत्तर लिख रहे हो ना, तो हॉब्स का रेफरेंस जरूर देना, तो ही वो उत्तर परिपूर्ण बनेगा। फिर एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछी थी, कमेंट ऑन द assertion that Laslet of the Laslet, Peter Laslet, that Filmer and not Hobbes was the main antagonist। तो अब दो आर्ग्यूमेंट्स होती है, दो स्कूल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। पहला बोलता है कि उसको हमने इसलिए क्रिटिसाइज नहीं किया क्योंकि हॉब्स की बुक बैंड थी। हैड इट बीन अदर वे राउंड, मतलब अगर हॉब्स की बुक बैंड नहीं होती तो लॉक वुड हैव चूजन डायरेक्टली टू अटैक हॉब्स। हॉब्स, तो देखो सीधी सी बात है, जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, दो स्कूल ऑफ थॉट है, फर्स्ट स्कूल और सेकंड स्कूल। फर्स्ट स्कूल बोलती है पेट्रियार्का बाय फिल्मर एंड हॉब्स की जो बुक है लेवियाथन, ये दोनों सेम है। ये भी एब्सोलूट मोनार्क की बात करता है और एब्सोलूट पावर देता है उसको। ये भी पैटर्नलिस्टिक, पैटर्नल पावर देता है और कोई क्वेश्चन पूछने की आजादी नहीं देता है। वो बोलता है तुम लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट हो। अब ये ज्यादा पास में था। लॉक जो है वो चाहता तो क्रिटिसाइज करना इसको है, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, हॉब्स को तुम क्रिटिसाइज करोगे कैसे? क्योंकि लेवियाथन बैंड है। अगर लेवियाथन बैंड है और तुम उसको क्रिटिसाइज करने जा रहे हो, इसका मतलब तुमने उसको पढ़ा, और पढ़ने का मतलब है कि तुमने चर्च की अथॉरिटी को इग्नोर किया। हमने बोला था पढ़ना मत, तुम बोलते हो भाई मैंने इसलिए पढ़ा था कि मैं उसको क्रिटिसाइज, बट मैंने बोला तू पढ़ना ही मत ना, तो तू पढ़ा क्यों? तो लोग बोलते हैं कि अगर इसकी बुक, अगर हॉब्स की बुक अगर बैंड नहीं होती तो ही वुड हैव प्रेफर्ड कि वो जो एब्सोल्यूट मोनार्की और एब्सोल्यूट पावर जो हॉब्स देता है ना किंग को, वो डायरेक्टली उसको ही क्रिटिसाइज करता, और पॉइंट बाय पॉइंट रिवर्टल इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट में फिल्मर का नहीं होता, हॉब्स का होता। बट उसके पास में कोई इलाज ही नहीं था, ला इलाज। तो उसने बोला कि भाई अब इलाज ही नहीं तो मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, इसके अप्रोक्सीमेट कौन सी बुक है जो सेम टू सेम बात करती है? बोले पेट्रियार का। बोले लोग इशारों इशारों में समझ जाएंगे कि मैं किसको क्रिटिसाइज करना चाहता हूं। अभी तो इसको क्रिटिसाइज करता हूं, बट समझ जाना कि ये भी एब्सोल्यूट मोनार्की सपोर्ट करता है, ये भी करता है, तो मैंने इसको किया क्योंकि इसकी बुक बैंड नहीं है। ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है। बट सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट जो है वो इससे एग्री नहीं करती। सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट क्या कहती है? सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट कहती है कि सुनो, मैं कहना चाहता हूं कि लॉक का मेन एंटागोनिस्ट यानी कि उसका विलन फिल्मर ही था, हॉब्स नहीं था। बोले क्यों? बोले पहली बात तो फिल्मर ने उस ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज किया जिस ट्रेडिशन में खुद लॉक और हॉब्स दोनों आते हैं, और वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन। बोले सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन के दोनों हैं, दोनों इसमें बिलीफ रखते हैं। तो फिल्मर का कहना है, सॉरी, पीटर लास्लेट का कहना है, लास्लेट कहता है कि अगर मान लो हॉब्स की बुक नहीं भी बैंड होती ना, मैं तुमको लिख के देता हूं कि फिर भी उसने पेट्रियार्को को ही क्रिटिसाइज किया होता। बोले दो आर्ग्यूमेंट क्या? बोले पहली आर्ग्यूमेंट तो ये कि उसने एक्सप्रेसली, ठीक है, एक्सप्रेसली क्लियरली पेट्रियार्का को क्रिटिसाइज किया है, अपनी बुक में ही लिखा हुआ है। तो तुम कौन होते हो ऐसे एज्यूम करने वाले? वो लिखते लिखते बोल देता कि भाई देखो ये बुक बैंड है लेकिन मैं तुमको लॉजिकल इसका आर्ग्यूमेंट दे करके क्रिटिसाइज करना चाहता हूं, ऐसा कुछ बोल देता। लेकिन पर्टिकुलरली इसने चूज किया। और दूसरा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के दोनों ट्रेडिशन के थिंकर्स हैं,
तो उसने उसको नहीं किया होता। ओके। तो इस स्कूल ऑफ थॉट का कहना है कि चाहे ओके इसकी बुक बैंड होती या नहीं होती, तो भी लॉक ने फिल्मर को ही क्रिटिसाइज किया होता, और वही उसका मेन एंटागोनिस्ट है। तुम लोग गलत बोल रहे हो। समझे दो स्कूल ऑफ थॉट और उनकी आर्ग्यूमेंट्स? ठीक है। तो फिल्मर एंड हॉब्स आर बोथ द सपोर्टर ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट, लेकिन लॉक जो है वो लिमिटेड स्टेट का सपोर्टर है। अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट, Locke would have preferred to criticize Hobbes because Hobbes justified absolute state based on human nature and social contract. However, Locke avoided because Leviathan was banned and controversial and prohibited. But second school, okay, जिसमें खुद पीटर लास्लेट उसका पार्ट है, वो कहता है ऐसा नहीं है। पहली बात तो फर्स्ट ट्रीटाइज के अंदर में पर्टिकुलरली फिल्मर का नाम ले लेकर के उसको क्रिटिसाइज किया गया। ओके। और दूसरी बात, फिल्मर खुद जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्रिटिक है, प्रॉपर्टी का क्रिटिक है, कि भाई तुमको प्रॉपर्टी ऐसे इनहेरिटेंस से नहीं मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। ही जस्टिफाइड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, और वो एडम जो है उसको पहला गॉड बोला, मतलब गॉड का बच्चा बोला। उसके बाद में फिर हम भी उसके ही है, और जस्टिफाइड कि हम लोग जो है वो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ जस्टिफाइंग राइट टू प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो हेंस, तो अभी तो सीधी सी बात है कि पूरा डिबेट फिर कंक्लूसिव नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्योंकि दोनों के आर्ग्यूमेंट में तथ्य है। हो सकता है कि वो सच में क्रिटिसाइज करना चाहता हो हॉब्स को ही, बट नहीं कर पा रहा है। और हो सकता है नहीं करना चाहता हो, पता नहीं अपने को। बट एक थिंग पक्का अपने को, लास्टलेट की आर्ग्यूमेंट जो है ज्यादा पावरफुल लगती है। रीजन क्या है? रीजन, दो लॉक इज क्रिटिक ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, ही शेयर्स मेनी आइडियाज विद द हॉब्स। क्या है वो? कि दोनों बुर्जुआ क्लास के हैं, यूटिलिटेरियन है, और बोथ बिलीव्ड इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओके, फॉर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग ऐसा कह सकते हैं, पीटर लास्लेट की आर्ग्यूमेंट जो है उसके अंदर में दम है। ओके। तो ये था गाइस पूरा का पूरा लॉक, जो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। लॉक के अभी जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस है, अगर हम लोग जाकर के पीवाईक्यूज में चेक करें, ठीक है, तो सारे के सारे जो है, जो भी पिछले कुछ सालों के अंदर में पूछे हैं, वो आप लोग डेफिनेटली इसके उत्तर जो है वो आप लोग दे पाओगे। क्या नाम है? pyqupsc.info ना? ये यूपीएससी पीवाईक्यू इन्फो। अब इसके अंदर में अगर आप जाओगे, पीएसआर ऑप्शनल, सीधा जाओ। इसके अंदर में सिर्फ अगर आप यहाँ पर ढूंढते समय में लॉक भी अगर आप डाल दोगे, ठीक है, तो आपको इसके जो भी कुछ पिछले कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं मिल जाएंगे। 2025 का क्वेश्चन है जो अपना इसमें मिस हो गया, बट अभी इसमें अगर आप देखो तो ऐसे आपको, ये देखो, 20 मार्क्स के लिए पूछा है। द फाउंडेशनल बेस ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी हैज बीन शेप्ड बाय लॉक्स आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी। सोचो, मतलब पूरा जो इतना सब हमने पढ़ा ना, सारा एक ही में आ गया। मजा आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, मजा आ जाएगा। मतलब मैं पर्टिकुलरली ना, मतलब 2016 का मेरा पेपर बहुत अच्छा क्यों गया था, एक वन ऑफ द रीजन बताता हूँ मैं। और मेरे को बहुत सारे मेंस में क्यों मार्क्स थे ना, उसमें से बहुत तोड़ तोड़ के क्वेश्चंस थे। मतलब इस क्वेश्चन में मुझे वर्ड्स ही वर्ड्स है मेरे पास में। लॉक का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, ओके, फिर बताऊंगा कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी का आज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी कैसे बना था ना। ये तीन मुद्दों में मुझे बांटना है, मजा आ जाता है। ठीक है। फिर लॉक्स व्यू ऑन रिवोल्यूशन, ये सवाल आया है। फिर लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उस पर सवाल आया है, ये 2022 का क्वेश्चन है। ओके। रिवोल्यूशन पे क्वेश्चन है लॉक के। फिर जॉन लॉक इज फादर ऑफ लिबरलिज्म, उस पे सवाल है। एंड कमेंट ऑन द असर्शन ऑफ लास्टलेट दैट फिल्मर एंड नॉट हॉब्स वाज। तो ये 2013 तक के सारे क्वेश्चंस मैंने इंटीग्रेट किए हैं, इसलिए अभी आपको इतने ही दिखाई दे रहा है। ठीक है। बाकी ये इस वेबसाइट को ढंग से यूज करते रहो अपने प्रिपरेशन के अंदर में, इट विल बी बेटर। ठीक है स्नेहा। स्नेहा का सवाल है, सर एक सेशन लेना प्लीज, बाकी जीएस की स्टडी कैसे करनी चाहिए। लेंगे उसको, आगे लेंगे, फिलहाल थोड़ा ऑप्शनल तो ढंग से खत्म करें। तो अभी लॉक खत्म हो गया। लॉक के बाद में अगला जो अपना है वो कौन है? रूसो। रूसो को हार्डली कुछ समय लगेगा। और फिर उसके बाद में जेएस मिल। तो जेएस मिल को लगेंगे एक दो लेक्चर। अगले हफ्ते में, ऐसा मेरा प्लान है,
अगले हफ्ते के एंड तक हम लोग रूसो, हॉब्स और ये सब हम लोग कर लेंगे पूरा। सॉरी, मिल तक हो जाएगा। और शायद से मार्क्स भी हो जाए अपना। डिपेंड करता है कि हम लोग कितने आंसर चेक करते हैं। अब मंडे का सेशन जो अपना आंसर चेकिंग का रखना है। ठीक है। ओके। हाँ, देता हूँ। आज का क्वेश्चन में ऑब्वियसली, आज के क्वेश्चन में गाइज ये वाला उत्तर जरूर लिखिएगा और अपने ग्रुप पे और अपने लिंक पे सबमिट कीजिएगा। द फाउंडेशनल बेस ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी हैज बीन शेप्ड बाय लॉक्स आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी। एक ही क्वेश्चन, और 100% तुमको सारी कंसेप्ट में चेक कर लूंगा तुम्हारे 20 मार्कर में। ठीक है। और वापस बता दूं, सब लोग इसको बिना देखे लिखेंगे। आपको जितनी बार पढ़ना है पढ़ लो, चैट जीपीटी की मदद लेनी है ले लो, बट उसके बाद में जब लिखने बैठो तो एट अ स्ट्रेच बिना देखे सारा का सारा लिखना है। ठीक है। ओके। हैव अ ग्रेट डे। सी यू एंड बाय बाय। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।